एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर हरिया आ गया। मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हो। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को गुड्डू काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, समझा। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई भाई नहीं हो। बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे? हमारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ? पिताजी, वो जमीन मेरी है, मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है, और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया 5वीं कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वो काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा, मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे ऐसी गलती मत करना बबलू, अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। समझो, वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी, और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। तो फिर आप ही बताइए रोशन चाचा कि मैं क्या करूं? हरिया के जो वकील हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई, और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? किसके नाम रोशन चाचा?
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। अगर ऐसी बात है रोशन चाचा, तो फिर मैं गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। मेरे पास एक और उपाय भी है। कैसा उपाय रोशन चाचा? मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा। पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहाँ पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही हैं। रोशन उषा की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उषा बबलू की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% हिस्सा चाहिए। 20%? कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, ये सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। रोशन की बात सुनकर बबलू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ, ठीक है? वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। है? बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन के बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए कि तभी वो वकील वहां पर आ गया। गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। ये बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता है। हरिया का अंतिम संस्कार बबलू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपा करके तुम भी यहाँ से चले जाओ।
ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। वह व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? हाँ। अब मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। इस घर को और इस खेत को देख रहे हो, ये घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में गुड्डू रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। अब मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए बरसों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। है? मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ कि बबलू को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा रोशन के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। और उषा, तुम तो मेरी पत्नी हो। काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। ये घर मेरा है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदी पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रह रहा था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि आपके खिलाफ मेरे कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। ऐसा नहीं है बबलू। दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी आधी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। रजीत तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं।
लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कहीं बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। अरे पकड़ लो हवलदार ने। अरे 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 ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे क्या गुंडागर्दी है भाई? अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। अरे थाने ले चलो इन दोनों को। अरे साहब बताइए तो सही क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना, इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? अरे रुक तू, तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। पापा ये सब क्या हो रहा है और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों की जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है, अब तुम्हारी बारी। जाओ अब निकलो यहाँ से। सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने कुछ नहीं बोला। अरे चलो अब, सारी बातें यही करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ पहले, फिर यहाँ आना। उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना? अरे ले चलो इन्हें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रोशन और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। हाजीपुर नाम के गांव में ढिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल ढीला और कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। ढिल्लू के पिता रामचरण जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया लेकिन सब बेकार। अरे नालायक उठ, जब देखो सोता रहता है। अरे पिताजी, मैं सो नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा था। बेटा, जीवन आराम करना के लिए नहीं है, मेहनत करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीऊंगा। उन्होंने ढिल्लू को कई बार समझाया, लेकिन ढिल्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रामचरण की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। अरे भाई रामचरण, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रमेश, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे कब तक चलेगा? देखो रामचरण, मेरी मानो तो अब इसका इलाज एक ही है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। शायद तुम सही कह रहे हो, यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूं। तुम्हारे नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ ही दिनों में रामचरण जी ने ममता नाम की लड़की से ढिल्लू की शादी कर दी। ममता बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। ममता जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि ढिल्लू का आलस्य दूर हो जाएगा और अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी ढिल्लू की आदत नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। सुनो जी। क्या है? मुझे सोने दो। आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पति की इन हरकतों से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन ममता ने अपने ससुर रामचरण जी के सामने अपनी परेशानी रखी। पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। पिताजी, आपने अपने इस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो?
क्या हुआ? पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि वो कुछ करता धरता नहीं है? सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, मैं भी तो उसकी इन हरकतों से परेशान हूं। अब तुम ही बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो कुछ काम करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझाकर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए लेकिन हालात और ख़राब होते गए। कुछ दिनों बाद रामचरण जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद ढिल्लू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन ढिल्लू खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूं, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई बड़ा करना है। बड़ा काम और तुम करोगे? छोटे मोटे काम तो तुमसे होते नहीं, तो भला बड़ा काम क्या होगा तुमसे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो, तुम तो रोज बस बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। ममता की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है सोहन भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं। शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ढिल्लू, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की कोशिश तक नहीं की। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। ममता ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो ढिल्लू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? कभी खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचो। देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ढिल्लू की ये बेपरवाह बात सुनकर सोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। सोहन के ताने सुनकर ढिल्लू अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझे देखते ही पैसों की मांग करेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया ढिल्लू, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए।
इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। तूने तो अपने पिताजी की भी कभी कदर नहीं की। बेचारे इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे जो बस तेरी इस कामचोरी की चिंता में चल बसे। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया के साथी ढिल्लू को मारने ही वाले थे कि अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ममता, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ममता सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह ढिल्लू एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं जिसमें से एक मैं आपको देने आया हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। तू ये बैल यहीं छोड़ दे। मुखिया को बैल देने के बाद ढिल्लू खुश होकर घर आकर ममता को सारी बात बताता है। ममता, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? ममता, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं ममता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। ढिल्लू शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। ढिल्लू जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। मैंने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया? न पिता की बात मानी, न पत्नी की। अब क्या करूं? तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। ढिल्लू हैरान होकर उसके पास गया। अरे भाई, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब पिताजी का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वही तो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर ढिल्लू चौंक गया। लड़के की बातें सुनकर ढिल्लू के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़का बोला, भैया, आप चाहें तो हमारे घर चलिए, पिताजी से मिलकर अच्छा लगेगा। ढिल्लू उसके साथ उसके छोटे से घर गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। लड़का तुरंत उनके पास गया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनका हाल पूछा।
ये सब देखकर ढिल्लू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, एक मैं था जिसने अपने पिता की कभी कद्र नहीं की, और एक ये छोटा सा बच्चा है जो अपने बीमार पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिता रामचरण जी की बातें याद आने लगी, उनकी मेहनत, उनका प्यार और अपनी नालायकी। ढिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने ठान लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह ढिल्लू सीधे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे मेरा बैल दे दीजिए ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। उसकी सच्चाई देखकर मुखिया भी नरम पड़ गया और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद ढिल्लू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपना बैल भी वापस ले आया। अब ढिल्लू पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वो एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन चुका था। ममता भी अब खुश थी और उसे अपने पति पर गर्व होने लगा।